आरजीबी ने मुझे बताया कि डू यू नो ही वाज किल्ड हियर ओनली वेयर यू आर शूटिंग राइट नाउ। अब आपके मैं एक दूसरे ऐसे किरदार का ज़िक्र करता हूँ जिसने एक दर्शक के तौर पर और एक फ़िल्म सीखने वाले स्टूडेंट के तौर पर मेरे ऊपर बहुत प्रभाव उसने छोड़ा। आपकी उस फ़िल्म का नाम है रक्त चरित्र और उसमें जो आपने किरदार निभाया है बुक्का रेड्डी का भाई साहब, मतलब मैंने पर्दे पर उससे ज़्यादा बीभत्स किरदार आज तक नहीं देखा है। मतलब उसकी दरिंदगी और उसकी जो बीभत्सता है ना वो अलग लेवल पे है। लेकिन मजे की बात ये नहीं है सर, मजे की बात ये है दोस्तों कि इतना बीभत्स किरदार होते हुए भी दर्शक के तौर पर मैं उसके लिए एक पॉइंट पे फील करने लगता हूँ कि यार इसके साथ शायद कुछ गलत हुआ होगा। इस किरदार के बारे में बताइए कि ये आपने कैसे अचीव किया सर? ये भी क्रेडिट मैं खुद नहीं लूंगा, राम गोपाल वर्मा को दूंगा बिकॉज डायरेक्टर वो थे और उन्होंने जब मुझे ये रोल दिया उसके बाद हर हफ्ते वो मुझे अपने ऑफिस में बुलाते थे और जो ये रियल किरदार था ओबुल रेड्डी, ऑफ कोर्स उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बारे में मुझे कहीं से कुछ कुछ कहानियां ढूंढ के लाते थे, रियल कहानियां, और बताते थे। और वो धीरे 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 मेरे दिमाग में वो डालते रहे कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। और फिर वो सडनली वो सोचते सोचते और कुछ अजीब सा ही वो हो गया बुक्का रेड्डी, और वो अपने आप बन गया। तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ा कि मैं कैसे वॉक करूंगा या मैं कैसे स्मोक करूंगा या मैं कैसे ड्रिंक करूंगा। हाँ, उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में 3 4 5 चीजें मुझे पता थी कि बहुत ज्यादा वो बहुत बड़ा अल्कोहलिक था। तो जो लोग इतना ज्यादा अल्कोहल पीते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी स्लो हो जाती है। तो वो सब मैंने थोड़ा सा उसके कैरेक्टर पे स्टडी किया, बट बाकी मैं उसकी तरह मैंने सोचने की कोशिश की कि वो क्या सोचता होगा। बिकॉज मुझे पता चला कि रियलिटी में उसके फादर किसी पार्टी से एमपी वगैरह थे एक टाइम पे, और थोड़ा सा इनका था ऐसा नोटोरियस टाइप का गैंग या जो भी था। तो इसकी माँ बचपन से इसको मारने पीटने के काम पे लगाती थी, ओबुल रेड्डी को। तो मुझे लगा ऐसा कि शायद इसको पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये क्या कर रहा है। बिकॉज राम गोपाल वर्मा ने मुझे कहा था कि ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन टिल द टाइम ही वॉज ड्रंक, बट हिज प्रॉब्लम वॉज दैट ही वॉज ऑलवेज ड्रंक। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो किसी को कुछ प्रॉमिस कर दिया उसने या कुछ बोला तो करता था, और अगर उसकी दोस्ती किसी से थी तो दोस्तों के लिए जान भी देता था। मगर कहीं ना कहीं तो दिमागी तौर पे वो बहुत डिस्टर्ब्ड रहा होगा कि उसके दिमाग में इतना वायलेंस था, और जिस तरह से उसकी डेथ दिखाई गई वो डेथ भी रियल है। वो टीडी बाबा जिन्होंने उसको मारा था उससे भी राम गोपाल वर्मा जाके मिले थे और उनसे उन्होंने पूरी स्टोरीज कलेक्ट की थी। इनफैक्ट जो मेरा डेथ का सीक्वेंस शूट हुआ वो उसी कॉम्प्लेक्स में उसी कमरे में मारा गया था। क्या बात कर रहे हाँ, हैं? वो इतना ईरी लगा जब मैं वहां पहुंचा और आरजीबी ने मुझे बताया कि डू यू नो ही वाज किल्ड हियर ओनली वेयर यू आर शूटिंग राइट नाउ। ओह! आई वाज लाइक यार क्या बोल रहे हो सर, आप तो यहाँ क्यों ले आए आप? बोले यही तो जिस जहां पे वो मारा गया था माहेश्वरी कॉम्प्लेक्स में, वहीं पे उसी जगह पे शूट किया उन्होंने। तो हाँ, वो कैरेक्टर में घुसने में बहुत मजा आया, निकलने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई। डिफिकल्टी क्या हुई ये बताइए? क्योंकि ऐसा उसी तरह से सोचने लगा तो ज्यादा शांत रहने लगा। जैसे बिहार से एक मेरा दोस्त आया और जैसे हम दोनों इतने पास में बैठे हैं तो मैं उस वो मेरे इतने पास बैठा, उसके 10 मिनट के बाद वो थोड़ा उधर बैठ गया। मैंने कहा क्या हो गया यार? तो बोला पता नहीं, तुम्हारे बगल में बैठ के बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। अच्छा, इस तरह की बात जब कोई दूसरा इंसान आपसे करे तो आपको फील होता है कि क्या हो गया भाई? तो मेरे मुंह से निकला कि हाँ मुझे भी अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो ऐसा होने लगा कि जैसे कोई बहुत ज्यादा करीब आ रहा हो या ये, तो वो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं और ज्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा है या एक ट्रांस में दिमाग है। तो लोग जैसा कहते हैं कि मतलब बहुत आसान है एक्टिंग, है नहीं आसान, क्योंकि कई बार
एक्टर किसी रास्ते पे निकला फिर वो निकल ही लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।